नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल पाठशाला में, जहां पढ़ाई होते हैं बिल्कुल बोर्ड सिंपल। में सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ फंसते हैं? इकोनॉमिक्स के थियरी क्वेश्चंस में। लेकिन अगर मैं तुम्हें हर चैप्टर मूवी की स्टोरी की तरह समझा दूं तो। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स टीचर कृपाल। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1, डेवलपमेंट। सबसे पहला सवाल, डेवलपमेंट होता क्या है? हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग होता है। एक मजदूर चाहता है ज्यादा रोजगार और बेटर सैलरी। एक किसान चाहता है अपनी फसल का अच्छा दाम। एक लड़की चाहती है फ्रीडम और इक्वल ट्रीटमेंट। इसका मतलब डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। कभी कभी गोल्स कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को डैम चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन ट्राइबल लोगों को अपनी जमीन बचानी होती है। इसलिए डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं होता। इनकम एंड अदर गोल्स। लोग ज्यादा इनकम चाहते हैं क्योंकि पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लोग चाहते हैं रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम। ये सब नॉन मटेरियल चीजें हैं, लेकिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेवलपमेंट। जब हम कंट्री लेवल पे डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सवाल होता है कि इंडिया को क्या अचीव करना चाहिए? ज्यादा इंडस्ट्री, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है मेजॉरिटी लोगों का बेनिफिट। हाउ टू कंपेयर कंट्रीज। कंट्रीज कंपेयर करने के लिए सबसे कॉमन मेजर है पर कैपिटा इनकम। फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। वर्ल्ड बैंक इसी बेस पर कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। हाई इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। इंडिया लो इनकम कैटेगरी में आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एवरेज इनकम इनइक्वालिटी को हाइड कर देता है। अगर एक देश में एक आदमी बहुत रिच हो और बाकी सब पुअर, तो एवरेज मिसलीडिंग हो सकता है। इनकम के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एग्जाम्पल, केरला की पर कैपिटा इनकम पंजाब से कम है, लेकिन लिटरेसी और हेल्थ बेटर है। इसका मतलब सिर्फ इनकम से डेवलपमेंट मेजर नहीं होता। ह्यूमन डेवलपमेंट। इसीलिए यूएनडीपी ने इंट्रोड्यूस किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई। एचडीआई मेजर करता है पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल। डेवलपमेंट का मेन फोकस होना चाहिए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ। पब्लिक फैसिलिटीज। अगर गवर्नमेंट अच्छी हेल्थ, स्कूल और राशन सिस्टम प्रोवाइड करे तो लोग बेटर लाइफ जी सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज कलेक्टिव लेवल पर प्रोवाइड करना सस्ता और इफेक्टिव होता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। ग्राउंड वाटर ओवरयूज हो रहा है, क्रूड ऑयल लिमिटेड है। इसीलिए डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब प्रेजेंट की नीड्स फुलफिल करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस का कॉम्प्रोमाइज ना हो। फाइनल कंक्लूजन, डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू इनकम प्लस इक्वालिटी प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस सस्टेनेबिलिटी। अब चलते हैं चैप्टर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले समझते हैं सेक्टर होता क्या है। इकोनॉमी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम सेक्टर्स कहते हैं। नंबर 1, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, डेयरी। इस सेक्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं। इंडिया में काफी लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। नंबर 2, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कॉटन से क्लोथ बनाना, आयरन से मशीन बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। नंबर 3, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, बैंक, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपर। ये डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। आज के टाइम में सर्विस सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब है एक साल में कंट्री में प्रोड्यूस होने वाली टोटल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू। इंडिया में पहले एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, लेकिन आज सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। फिर भी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा एग्रीकल्चर में है। यही मेन प्रॉब्लम है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में कई बार 5 लोग का काम 3 लोग कर सकते हैं, बाकी 2 लोग एक्स्ट्रा होते हैं। इसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है, फिक्स सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पेड लीव। एग्जाम्पल, बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टीचर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नो जॉब सिक्योरिटी, लो वेजेस, नो बेनिफिट्स। एग्जाम्पल, डेली वेज लेबरर, स्मॉल शॉप वर्कर। इंडिया में मेजॉरिटी वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन करती है, एग्जाम्पल रेलवेज, पोस्ट ऑफिस। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनीज, फैक्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर का एम प्रॉफिट नहीं, पब्लिक वेलफेयर होता है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट।
गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्री सपोर्ट करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना चाहिए, तभी प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट होंगी। फाइनल कंक्लूजन, इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्रॉब्लम, ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में, इनकम कम। सोल्यूशन, इंडस्ट्री और सर्विसेज को ग्रो करना होगा। अगर ये चैप्टर क्लियर है तो एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी वाले क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। नाउ वी आर ऑन चैप्टर 3, मनी एंड क्रेडिट। सबसे पहले समझते हैं मनी की नीड क्यों पड़ी। पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम था, मतलब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर मुझे चावल चाहिए और मेरे पास कपड़ा है तो सामने वाले को भी कपड़ा ही चाहिए होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं होता था हर बार। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी आया। फंक्शंस ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्सचेंज का कॉमन मीडियम है। मेजर ऑफ वैल्यू, सब गुड्स की वैल्यू मनी में मेजर होती है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी फ्यूचर के लिए स्टोर किया जा सकता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, आज के टाइम में करेंसी, चेक, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब बैंक में रखा पैसा जो कभी भी निकाल सकते हैं। चेक एक पेपर इंस्ट्रक्शन होता है बैंक को पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है लोन। लोन लेने वाला बोरोवर, लोन देने वाला लेंडर। हर क्रेडिट सिचुएशन में प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, कोलैटरल हो सकता है। कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी, जैसे लैंड, हाउस, गोल्ड। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन की कंडीशंस डिपेंड करती हैं इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंट्स, रीपेमेंट पीरियड। ये सब बोरोवर के फेवर में भी हो सकता है या उसके अगेंस्ट भी। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फीचर्स, लो इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, लीगल सिस्टम। इनफॉर्मल सेक्टर, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स। फीचर्स, हाई इंटरेस्ट रेट, नो रेगुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल। इंडिया में रूरल एरियाज में इनफॉर्मल क्रेडिट ज्यादा कॉमन है। वाई फॉर्मल क्रेडिट इंपॉर्टेंट? फॉर्मल क्रेडिट से इंटरेस्ट कम होता है, बोरोवर सेफ होता है, डेट ट्रैप से बच सकते हैं। गवर्नमेंट का एम है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को एक्सपैंड करना। रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को कंट्रोल करता है। आरबीआई इंश्योर करता है इंटरेस्ट रेगुलेशन, मिनिमम कैश रिजर्व, सेफ बैंकिंग सिस्टम। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऐसे जी स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो मिलकर सेविंग करते हैं और मेंबर्स को लोन देते हैं। इससे पुअर लोग भी बैंक क्रेडिट तक पहुंच सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन, मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व की। क्रेडिट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन इनफॉर्मल क्रेडिट डेंजरस हो सकता है। सोल्यूशन, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम एक्सपैंड करो और फेयर क्रेडिट सिस्टम इंश्योर करो। अब हम हैं चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज का एक दूसरे से कनेक्ट होना थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज। आज जो मोबाइल तुम यूज करते हो उसके पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज में बने होते हैं। यही ग्लोबलाइजेशन है। मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज वो कंपनीज होती हैं जो एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन करती हैं। ये फैक्ट्री सेटअप करती हैं, लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती हैं, लोकल कंपनीज को बाय कर लेती हैं। एमएनसी का मेन एम प्रॉफिट होता है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का मतलब कंट्रीज के बीच गुड्स का एक्सचेंज। इंपोर्ट, बाहर से सामान लाना, एक्सपोर्ट, बाहर सामान भेजना। फॉरेन ट्रेड से मार्केट एक्सपैंड होता है और कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलती है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, आज मार्केट्स इंटीग्रेट हो चुके हैं। एक कंट्री में प्राइस चेंज होता है तो दूसरी कंट्री पर भी इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने ग्लोबलाइजेशन को फास्ट बना दिया है। लिबरलाइजेशन इन इंडिया, 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए। गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स कम किए, इंपोर्ट ड्यूटीज रिड्यूस की, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया। इस प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहते हैं। इससे फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव इफेक्ट्स, better quality products, more choices, competition increase, employment opportunities. Negative effects, small industries बंद हो सकती हैं, workers को job insecurity, inequality increase. हर सेक्टर को equal benefit नहीं मिला। रोल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बनाता है, लेकिन कई बार पावरफुल कंट्रीज अपने फेवर में रूल्स बना लेती हैं। इसलिए फेयर ट्रेड पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। नीड फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तब बेनिफिशियल है जब गवर्नमेंट वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करे, एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो करे, तभी डेवलपमेंट बैलेंस्ड होगा।
फाइनल कंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज को कनेक्ट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन बिना रेगुलेशन के ये इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा सकता है। इसलिए जरूरी है फेयर और कंट्रोल्ड ग्लोबलाइजेशन। नाउ वी आर ऑन लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, चैप्टर 5, कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर का मतलब है वो व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज खरीदता है अपनी पर्सनल यूज के लिए। मार्केट में कई बार कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है, जैसे अडल्टरेटेड फूड, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, अंडरवेट प्रोडक्ट्स, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ जब लोगों ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आवाज उठाई। गवर्नमेंट ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। इस एक्ट को कोपरा भी कहते हैं। कंज्यूमर के 6 राइट्स। 1. राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर को अनसेफ प्रोडक्ट से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। 2. राइट टू इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स और एक्सपायरी डेट बताना जरूरी है। 3. राइट टू चॉइस। कंज्यूमर को ऑप्शंस मिलने चाहिए। 4. राइट टू बी हर्ड। कंप्लेन करने का अधिकार। 5. राइट टू रिड्रेसल। लॉस होने पर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। 6. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर्स को अपने राइट्स का नॉलेज होना चाहिए। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर को बिल लेना चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल्स चेक करनी चाहिए, एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए, ISI, एग मार्क, हॉलमार्क जैसे क्वालिटी मार्क्स चेक करने चाहिए। अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर कोर्ट्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए 3 लेवल कोर्ट्स होते हैं: डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अगर प्रोडक्ट या सर्विस में प्रॉब्लम हो तो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल है फेयर ट्रेड इंश्योर करना, अडल्ट्रेशन रोकना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। फाइनल कंक्लूजन, कंज्यूमर मार्केट का किंग है, लेकिन प्रोटेक्शन तब मिलेगी जब अवेयरनेस होगी। इसलिए राइट्स जानो और जरूरत पड़ने पर कंप्लेन करो। इकोनॉमिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। अगर तुमने ये 5 चैप्टर स्टोरी के थ्रू समझ लिए तो बोर्ड में 90+ कोई नहीं रोक सकता। कमेंट करो इकोनॉमिक्स क्लियर।